दोस्तों, आप सभी लोग कोकिला बहन को तो जानते ही होंगे, मगर अब ये किसी भी टीवी सीरियल में दिखाई क्यों नहीं देती हैं? तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगा रूपल पटेल की पूरी जिंदगी के सफर पर, उनके बचपन से लेकर आज तक, उनकी स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक, और हाँ, उन सब कंट्रोवर्सीज तक जो मीडिया में कभी आई ही नहीं, जो इंडस्ट्री के अंदर दबी रही। क्योंकि दोस्तों, जब मैं रिसर्च कर रहा था इस वीडियो के लिए तो मुझे पता चली कुछ ऐसी बातें जो सच में शॉकिंग है। क्या आप जानते हैं कि रूपल पटेल को रसोड़े में कौन था से पहले कितनी बार रिजेक्ट किया गया था? 900 से ज्यादा बार। क्या आप जानते हैं कि उनकी को स्टार जिया मनेक ने शो इसलिए छोड़ा क्योंकि सेट्स पर माहौल बहुत टॉक्सिक हो गया था? और क्या आप जानते हैं उस सीक्रेट अफेयर के बारे में जिसने रूपल की पूरी पर्सनल लाइफ हिला दी? दोस्तों, रूपल पटेल की कहानी शुरू होती है गुजरात के राजकोट शहर से। 7 अगस्त 1975 को एक मिडिल क्लास गुजराती फैमिली में रूपल का जन्म हुआ। और जब मैं मिडिल क्लास कह रहा हूं तो सच में मिडिल क्लास, वो भी लोअर साइड वाला मिडिल क्लास। रूपल के पिताजी टेक्सटाइल का काम करते थे। छोटा सा बिजनेस था, कभी मुनाफा होता था, कभी नुकसान। घर चलाना मुश्किल होता था। माँ घर संभालती थी और 2 बेटियों की परवरिश करती थी। रूपल बड़ी बेटी थी, एक छोटी बहन भी थी। देखो दोस्तों, गुजरात में उस वक्त और खासकर राजकोट जैसे शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की के लिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे। पढ़ो, अच्छे से रह लो, शादी करो, घर बसाओ, बस यही साइकिल थी। और रूपल की फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली थी। जॉइंट फैमिली सेटअप था, दादा दादी, ताऊ ताई सब एक साथ रहते थे। बचपन से ही रूपल थोड़ी अलग थी। जब बाकी लड़कियां घर के काम सीख रही होती थीं, रूपल स्कूल के ड्रामा कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले रही होती थी। जब बाकी बच्चे पढ़ाई पे फोकस कर रहे होते थे, रूपल फिल्मों की नकल कर रही होती थी शीशे के सामने। रूपल की पढ़ाई एवरेज थी, मतलब कोई बहुत टॉपर नहीं थी, लेकिन फेल भी नहीं होती थी, बस मार्क्स आ जाते थे। लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में रूपल एकदम फायर थी। डांस कॉम्पिटिशन हो, ड्रामा हो, फैशन शो हो, रूपल हर जगह पार्टिसिपेट करती थी और जीतने की कोशिश करती थी। लोकल गुजराती मीडियम स्कूल में रूपल की पढ़ाई हुई। सिंपल सा स्कूल था, कोई एसी नहीं, कोई फैंसी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस एक नॉर्मल सा स्कूल जहां मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे पढ़ते थे। लेकिन रूपल को फर्क नहीं पड़ता था। उसने अपना एक सपना देख लिया था, वो बनना चाहती थी एक्ट्रेस, फिल्मों की हीरोइन। फैमिली को जब पता चला रूपल के सपनों के बारे में तो घर में तूफान आ गया। पिताजी गुस्सा हो गए, ये क्या बकवास है, एक्ट्रेस बनने का मतलब क्या तू जानती है, लोग क्या कहेंगे, हमारी इज्जत का क्या होगा। माँ भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, उन्हें लगता था कि ये सब फालतू की बातें हैं। बहन भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन रूपल ने हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अगर उसे अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे राजकोट छोड़कर मुंबई जाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। पहली बात, घर वाले कभी अलाउ नहीं करते। दूसरी बात, पैसे कहां से लाए। कॉलेज में रूपल ने 8 सब्जेक्ट लिया, लेकिन उसने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया क्योंकि ठीक बीच में ही उसने एक बड़ा डिसीजन ले लिया। एक ऐसा डिसीजन जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है रूपल पटेल की असली कहानी। एक छोटी सी लड़की का बड़ा सपना, एक ऐसा सपना जिसके लिए उसे अपना घर, अपनी फैमिली, अपनी सिक्योरिटी सब कुछ छोड़नी पड़ी। लेकिन क्या उसे पता था कि मुंबई में उसे क्या मिलने वाला है? क्या उसे पता था कि उसे कितने रिजेक्शंस फेस करने पड़ेंगे? क्या उसे पता था कि सक्सेस से पहले उसे कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा? चलिए देखते हैं अगला चैप्टर, जहां शुरू होती है रूपल की मुंबई की कहानी। दोस्तों, 1984 की बात है। एक 18-19 साल की लड़की राजकोट से मुंबई के लिए निकली। हाथ में थोड़ी सी सेविंग्स, दिल में बड़े सपने और आंखों में एक अजीब सा डर। ये थी रूपल पटेल और ये था उसका मुंबई एंट्री। लेकिन मुंबई ने रूपल का स्वागत नहीं किया दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। पहले दिन से ही रूपल को समझ आ गया कि ये सफर बहुत मुश्किल होगा। एक छोटे से पीजी में रूम लिया, 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा जिसमें 4 लड़कियां रहती थी। शेयर्ड बाथरूम, शेयर्ड किचन, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। घर से दूर, अकेली और बिल्कुल लॉस्ट। पैसे बचाने के लिए रूपल खुद खाना बनाती थी। कभी खाना बन जाता, कभी जल जाता, कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी मिर्ची, लेकिन खाना तो खाना था। अकेले कमरे में बैठकर जब रूपल खाना खाती थी तो उसे अपना घर याद आता था, माँ का हाथ का खाना याद आता था। लेकिन रूपल ने हार नहीं मानी। पहला काम था पोर्टफोलियो बनाना, एक फोटोग्राफर से मिलना, फोटोज खींचना और एजेंसीज में जाकर पोर्टफोलियो सबमिट करना। लेकिन यहाँ भी मुश्किल, फोटोग्राफर भी पैसे मांगता था। अच्छे फोटोग्राफ्स के लिए अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे कपड़े के लिए पैसे चाहिए। काफी मेहनत के बाद रूपल ने एक बेसिक पोर्टफोलियो बना लिया और फिर शुरू हुआ ऑडिशंस का चक्कर। एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस, एक प्रोडक्शन हाउस से दूसरा प्रोडक्शन हाउस, सुबह निकालो, शाम को वापस आओ, रिजल्ट 0। पहला रिजेक्शन बहुत दर्द देता है दोस्तों, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा हो जाता है नॉर्मल। लेकिन रूपल को रिजेक्ट नहीं हो रहा था किसी 1 या 2 जगह पे, रूपल को रिजेक्ट हो रहा था हर जगह, हर एक ऑडिशन में। फेस कैमरा फ्रेंडली नहीं है, टू सिंपल लुकिंग, पर्सनालिटी में कुछ खास नहीं है, एज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। ये सब सुनकर रूपल टूट गई थी बार बार। रात को पिलो में मुंह छुपाकर रोती थी। किसी को बताया नहीं क्योंकि घर वालों को तो बिल्कुल नहीं बता सकती थी। उन्हें तो लगा था कि रूपल बहुत सक्सेसफुल हो गई होगी। पैसे खत्म होने लगे दोस्तों, पीजी का रेंट देना मुश्किल होने लगा। तो रूपल ने साइड जॉब्स करनी शुरू की। लोकल इवेंट्स में एंकरिंग का काम, वेडिंग सेरेमनीज में होस्टिंग, कभी कभी मॉडलिंग भी। लेकिन ये सब काम छोटे थे और पैसे भी बहुत कम मिलते थे।
एक बार तो हालत इतनी खराब हो गई कि रूपल के पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे। पीजी ओनर ने निकालने की धमकी दी। उस रात रूपल ने सोचा कि शायद गलती हो गई मुंबई आने में, शायद घर वाले सही थे, शायद उसे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अगले दिन सुबह उठ के रूपल फिर से निकली ऑडिशन देने, क्योंकि एक चीज थी जो रूपल में बहुत स्ट्रांग थी, जिद। हारने की आदत नहीं थी उसे। 1998 तक आते आते रूपल को कुछ छोटे मोटे काम मिलने लगे। थिएटर में काम करना शुरू किया, बैकग्राउंड रोल्स, साइड कैरेक्टर्स। कोई रिकॉग्निशन नहीं, लेकिन एटलीस्ट काम तो था, एटलीस्ट एक्टिंग तो कर रही थी। टीवी पे भी ट्राई किया। उस वक्त एकता कपूर के शोज बहुत चल रहे थे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसे शोज। रूपल ने भी ऑडिशन दिया और यहाँ छोटी सी एंट्री मिली, बिल्कुल छोटा सा रोल, 1-2 सीन्स, नाम तक नहीं था कैरेक्टर का। अहम्स मासी की सहेली टाइप रोल था, लेकिन ये भी कुछ था। टीवी पे आ गई थी कम से कम। घर वालों को फोन करके बताया, वो खुश हुए। लेकिन रूपल जानती थी कि ये काफी नहीं है, उसे लीड रोल चाहिए था, उसे रिकॉग्निशन चाहिए था। 2000 से 2006 तक रूपल ने कई शोज में काम किया। कुसुम में एक छोटा रोल था, कहानी घर घर की में भी कुछ एपिसोड्स। लेकिन ये सब वो रोल्स के जो लोग भूल जाते थे अगले ही एपिसोड में। वो आंटी टाइप कैरेक्टर, बस इतना ही लोग याद रखते थे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी भी नहीं थी, स्ट्रगल कंटिन्यू था। और सबसे बड़ी बात, सेल्फ डाउट बहुत बढ़ गया था। क्या मैं सच में कर पाऊंगी? क्या मैं कभी सक्सेसफुल हो पाऊंगी? या फिर पूरी जिंदगी यूं ही छोटे रोल्स करते करते निकल जाएगी? 2008-2009 साल निकल रहे थे। रूपल 38 की हो गई थी। टीवी इंडस्ट्री में इस एज में अगर लीड रोल नहीं मिला तो फिर शायद कभी नहीं मिलेगा। ये रियलिटी रूपल को पता थी। और फिर 2010 में एक फोन कॉल आई, एक ऑडिशन का कॉल, साथ निभाना साथिया नाम के शो के लिए। कोकिलाबेन नाम का कैरेक्टर, एक स्ट्रिक्ट ट्रेडिशनल मदर इन लॉ। रूपल ने सोचा फिर से वही आंटी रोल, फिर से वही सास का कैरेक्टर, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था, ऑडिशन देना ही होगा। और दोस्तों, उस एक ऑडिशन ने रूपल की पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए सुनते रहिए। 2010 स्टार प्लस का एक नया शो आने वाला था, साथ निभाना साथिया। मेकर्स एक ऐसी एक्ट्रेस ढूंढ रहे थे जो मदर इन लॉ का रोल कर सके, लेकिन कोई नॉर्मल सास नहीं, एक स्ट्रिक्ट, डोमिनेंट, पावरफुल सास जिसको पूरे घर पर कंट्रोल चाहिए। रूपल ऑडिशन के लिए गई। ऑनेस्टली दोस्तों, उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि पिछले 12 साल में उसे इतने रिजेक्शंस मिले थे कि अब एक्सपेक्टेशन रखना ही छोड़ दिया था। बस एक फॉर्मेलिटी समझकर ऑडिशन देने गई। लेकिन जब रूपल ने वो डायलॉग्स बोले, जब उसने वो एक्सप्रेशंस दिए, कुछ अलग ही हो गया। कास्टिंग डायरेक्टर के चेहरे पे एक मुस्कान आई। डायरेक्टर्स ने एक दूसरे को देखा और नॉड किया। रूपल को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया, बस डायलॉग बोले और चली गई। 4 दिन बाद फोन आई, कांग्रेचुलेशंस रूपल, आपको रोल मिल गया है, आप ही होंगी हमारी कोकिलाबेन। दोस्तों, उस दिन रूपल रो पड़ी। खुशी के आंसू थे। 12 साल की मेहनत, 12 साल का वेट और फाइनली एक लीड रोल। भले ही बहू का रोल नहीं, सास का रोल ही सही, लेकिन एक इम्पोर्टेंट रोल तो था। लेकिन एक डर भी था, नेगेटिव शेड वाला कैरेक्टर था। लोग तो ऑलरेडी टाइप कास्ट कर देते थे एक्टर्स को। अगर ये रोल हिट नहीं हुआ या अगर लोग पसंद नहीं किए तो करियर खत्म, आखिरी चांस जैसे था ये। शो की शूटिंग शुरू हुई मई 2010 में। पहले ही एपिसोड से कोकिलाबेन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रिक्ट सास जो अपनी बहुओं पर डोमिनेंस दिखाती है, ट्रेडिशंस की बहुत पक्की, रूल्स फॉलो करवाती है, डिसिप्लिन चाहिए उसे। रूपल ने इस कैरेक्टर को बहुत सीरियसली लिया। हर डायलॉग की प्रैक्टिस करती थी, हर सीन को बार बार रिहर्स करती थी, एक्सप्रेशंस पे काम किया, वॉइस मॉड्यूलेशन पे काम किया, क्योंकि रूपल जानती थी ये उसके लिए लास्ट चांस है। और जब शो टेलीकास्ट हुआ दोस्तों, धमाका हो गया। लोग कोकिलाबेन को पसंद करने लगे, सोशल मीडिया पे बात होने लगी, ये सास तो बहुत स्ट्रिक्ट है यार, कोकिलाबेन के डायलॉग्स क्या जबरदस्त है, रूपल पटेल का एक्टिंग देखो क्या एक्सप्रेशंस देती है। शो की टीआरपी बढ़ गई। स्टार प्लस खुश था, एकता कपूर खुश थी और सबसे ज्यादा खुश थी रूपल। फाइनली 35 साल की उम्र में उसे रिकॉग्निशन मिल गई थी। चुप कर, बिल्कुल चुप कर, ये डायलॉग वायरल हो गया। हर जगह लोग कॉपी कर रहे थे। कोकिलाबेन की स्टर्न लुक, उसका डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ आइकॉनिक बन गया। शो सुपर हिट हो गया। रूपल पटेल ओवरनाइट स्टार बन गई। हर जगह पहचान मिलने लगी। रोड पे चलती तो लोग कोकिलाबेन कोकिलाबेन कहकर बुलाते। इनिशियली अच्छा लगता था, लेकिन धीरे धीरे रूपल को रियलाइज होने लगा लोग उसे रूपल नहीं, सिर्फ कोकिलाबेन के रूप में जानते हैं। फाइनेंशियली भी लाइफ बदल गई। स्टार्टिंग में जो थोड़ा सैलरी मिलता था वो भी अच्छा था, लेकिन जैसे जैसे शो हिट होता गया रूपल की मार्केट वैल्यू बढ़ती गई। अब पीजी में रहने की जरूरत नहीं थी, एक प्रॉपर फ्लैट ले लिया मुंबई में। घर वालों को बुलाया मुंबई, देखो मैंने कर दिखाया, तुम्हारी बेटी सक्सेसफुल हो गई। पिताजी की आंखों में गर्व था, माँ खुश थी, लेकिन साथ ही एक डर भी था कि ये इंडस्ट्री कैसे सब कुछ ले लेती है इंसान से। अवार्ड्स मिलने लगे, इंडियन टेली अवार्ड्स में नॉमिनेशन, ईटा अवार्ड्स में जीत, हर जगह रूपल को सम्मान मिलने लगा। लेकिन साथ ही शुरू हो गया टाइप कास्टिंग का खेल। रूपल को अब दूसरे शोज में भी ऑफर्स आने लगे, लेकिन सब ऑफर्स थे मदर इन लॉ के रोल्स के, स्ट्रिक्ट सास, डोमिनेंट मदर। रूपल के पास जाने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि साथ निभाना साथिया में कॉन्ट्रैक्ट था और वैसे भी यही रोल उसे फेम दिया था। लेकिन अंदर अंदर रूपल को लग रहा था कि वो सिर्फ एक कैरेक्टर बनकर रह गई है। रूपल पटेल कौन है कोई नहीं जानता, सब कोकिलाबेन को जानते हैं। शो में नई बहुएं आई। जिया मानेक जो गोपी बहू प्ले कर रही थी वो बहुत पॉपुलर हो गई। देबोलीना भट्टाचार्य भी आई। मोहम्मद नजीम जो अहम था वो भी। सब यंग थे,
थे, एनर्जेटिक थे, और रूपल को लग रहा था जैसे वो अब पुरानी हो गई है। शो में धीरे धीरे कुछ टेंशन बिल्ड होने लगी। ऑन स्क्रीन तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन ऑफ स्क्रीन क्या हो रहा था सेट्स पर, ये कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। और दोस्तों, अब आने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो पार्ट जो मीडिया में कभी प्रॉपरली नहीं आया, वो कंट्रोवर्सीज जो इंडस्ट्री के अंदर दबी रही, वो क्लैशेस जो स्क्रीन पर नहीं बल्कि स्क्रीन के पीछे हुए। क्या सच में कोकिलाबेन और गोपी बहू में ऑफ स्क्रीन भी लड़ाई होती थी? क्यों छोड़ा जिया मानेक ने अचानक शो? देवोलीना के साथ क्या हुआ? और सबसे बड़ी बात, वो सीक्रेट अफेयर जिसके बारे में इंडस्ट्री सब जानती थी लेकिन कोई पब्लिकली बोलता नहीं था। चलिए खोलते हैं वो सारे राज। दोस्तों, अब बात करते हैं उन चीजों की जो कैमरास के सामने नहीं आती, इंडस्ट्री की वो डार्क साइड जो सिर्फ इनसाइडर्स जानते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ जो मेरे रिसर्च में सामने आया। साथ निभाना साथिया के सेट्स पर सब कुछ उतना स्मूथ नहीं था जितना स्क्रीन पर दिखता था। इनिशियली तो ठीक था, सब नए थे, एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे जैसे शो हिट होता गया वैसे वैसे ईगोज क्लैश करने लगे। सबसे पहली कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिया मानेक के साथ। जिया जो गोपी बहू प्ले कर रही थी वो बहुत यंग थी, सिर्फ 22-23 साल, सिंपल दिखने वाली, इनोसेंट टाइप। ऑन स्क्रीन कोकिलाबेन और गोपी का रिलेशन मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ का था, लेकिन ऑफ स्क्रीन कहानी बिल्कुल अलग थी। इंडस्ट्री सोर्सेज की माने तो इनिशियली सब ठीक था, रूपल एक्सपीरियंस थी, जिया नहीं थी। रूपल कभी कभी जिया को एक्टिंग टिप्स देती थी, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी क्योंकि गोपी बहू का कैरेक्टर लोगों को ज्यादा पसंद आने लगा। इनोसेंट, सीधी सादी बहू जो सबका ख्याल रखती है। टीआरपीज में गोपी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और यहीं से शुरू हुआ असली खेल। रूपल को लगने लगा कि उनका इंपॉर्टेंस कम हो रहा है। लीड कैरेक्टर तो गोपी थी, कोकिलाबेन तो सपोर्टिंग ही थी टेक्निकली, लेकिन रूपल चाहती थी कि उनका रोल डोमिनेंट रहे। सेट्स पर छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट्स होने लगी। एक सोर्स ने बताया रूपल चाहती थी कि हर सीन में उनके डायलॉग ज्यादा हो। कई बार तो वो खुद स्क्रिप्ट चेंजेस मांगती थी। जिया को प्रॉब्लम होती थी लेकिन वो कुछ बोलती नहीं थी। 2011 तक आते आते टेंशन काफी बढ़ गई। जिया के कुछ क्लोज फ्रेंड्स ने बताया कि सेट्स का माहौल टॉक्सिक हो गया था। जिया कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी, हर दिन शूटिंग पर जाना एक स्ट्रेस बन गया था। और फिर आया वो ट्विस्ट जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया। 2012 में अचानक जिया मानेक ने शो छोड़ने का डिसीजन ले लिया। ऑफिशियली रीजन बताया गया पर्सनल रीजंस, लेकिन इंडस्ट्री इनसाइडर्स कुछ और ही कहानी बता रहे थे। एक एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने बताया जिया ने प्राइवेटली कहा था कि वो सेट्स के एनवायरनमेंट से खुश नहीं थी। उसे लगता था कि उसके साथ प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं हो रहा, लेकिन वो पब्लिकली कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट था। जिया के जाने के बाद मीडिया में खूब स्पेकुलेशन हुई। कुछ रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि रूपल और जिया में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। कुछ ने लिखा कि ईगो क्लैशेस थे, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। रूपल ने भी कभी पब्लिकली कुछ नहीं बोला। इंटरव्यूज में बस इतना कहा जिया एक अच्छी एक्ट्रेस थी, उसने अपना डिसीजन लिया, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन बॉडी लैंग्वेज कुछ और कह रही थी। जिया के बाद देवोलीना भट्टाचार्य नई गोपी बहू बनी। इनिशियली सब ने सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा, नया पर्सन, नया स्टार्ट, लेकिन वही कहानी फिर से रिपीट होने लगी। देवोलीना भी यंग थी, एनर्जेटिक थी और उसे भी वही ट्रीटमेंट मिलने लगा। इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने बताया रूपल का नेचर थोड़ा डोमिनेटिंग था। वो चाहती थी कि सब कुछ उनके अकॉर्डिंग हो। यंग एक्टर्स के लिए मुश्किल हो जाता था। देवोलीना ने कभी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके सोशल मीडिया पोस्ट्स कभी कभी क्रिप्टिक होते थे। सम पीपल चेंज व्हेन दे गेट सक्सेस टाइप पोस्ट्स, रिस्पेक्ट इज अर्न्ड नॉट डिमांडेड जैसे कोट्स। लोग समझ जाते थे कि किसके बारे में बात हो रही है। मोहम्मद नाजिम जो अहम प्ले कर रहा था उसके साथ भी इश्यूज थे। एक बार सेट्स पर बड़ी आर्ग्यूमेंट हो गई डायलॉग डिलीवरी को लेकर। नाजिम चाहता था कि सीन नेचुरली हो, रूपल चाहती थी कि स्क्रिप्ट के एग्जैक्ट अकॉर्डिंग हो। बीच में डायरेक्टर को आना पड़ा, लेकिन ये सब तो बस ट्रेलर था दोस्तों। असली कंट्रोवर्सी तो अभी बाकी थी। वो कंट्रोवर्सी जो इतनी बड़ी थी कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। वो अफेयर जिसके बारे में सब विस्पर करते थे लेकिन ओपनली कोई नहीं बोलता था। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब हो रहा था तब जब रूपल अपनी करियर की पीक पर थी। फेम था, पैसा था, रिस्पेक्ट थी, लेकिन फिर भी क्यों थी इतनी इनसिक्योरिटी? क्यों थी इतनी कंट्रोलिंग नेचर? क्या केवल प्रोफेशनल रीजंस थे या कुछ और पर्सनल चीजें भी चल रही थी बैकग्राउंड में? चलिए जानते हैं वो पूरी कहानी। दोस्तों, अब आने वाला है सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, वो पार्ट जो मैंने काफी रिसर्च के बाद जाना। इंडस्ट्री इनसाइडर्स से बात की, ओल्ड क्रू मेंबर्स से बात की, और जो जानकारी मिली वो सच में शॉकिंग है। 2013-14 का समय था। साथ निभाना साथिया अपनी पीक पर चल रहा था। रूपल पटेल हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा था जो बहुत कम लोग जानते थे। शो के क्रिएटिव टीम में एक व्यक्ति थे, राधा कृष्णा दत्त। वो शो के राइटर और क्रिएटिव हेड थे, एक्सपीरियंस पर्सन थे, लेकिन रूपल के साथ उनका इक्वेशन थोड़ा अलग था। इनिशियली तो सब प्रोफेशनल था, स्क्रिप्ट डिस्कशंस, कैरेक्टर डेवलपमेंट, सीन प्लानिंग, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया रूपल और राधा कृष्णा ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। मीटिंग्स जो घंटों चलती थी, लेट नाइट फोन कॉल्स, वीकेंड स्क्रिप्ट सेशंस। एक क्रू मेंबर ने प्राइवेटली बताया, हम सब देख सकते थे कि कुछ तो चल रहा है। वो दोनों सेट्स पर ज्यादा वक्त साथ स्पेंड
करते थे और जब भी राधा कृष्णा होते रूपल का पूरा बिहेवियर बदल जाता था। ज्यादा हंसती, ज्यादा बातें करती। मुंबई के कुछ रेस्टोरेंट्स में उन्हें टुगेदर स्पॉट किया गया, कॉफी शॉप्स में, लेकिन ये सब बहुत डिस्क्रीट था। पपराजी को पता नहीं चल रहा था या फिर डेलिबरेटली इग्नोर किया जा रहा था। और फिर आया वो मोड़ जहां चीजें थोड़ी सीरियस हो गई। सेट्स पर रूपल का बिहेवियर चेंज होने लगा। जो डिसीजंस पहले डायरेक्टर लेता था अब वो राधा कृष्णा से कंसल्ट करके लिए जाते थे। रूपल की हर डिमांड मान ली जाती थी। स्क्रिप्ट चेंजेस, सीन मॉडिफिकेशंस, डायलॉग ऑल्टरेशंस, सब कुछ रूपल के फेवर में होने लगा। अदर एक्टर्स को प्रॉब्लम होने लगी। कुछ लोगों ने प्रोडक्शन हाउस को कंप्लेन भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ क्योंकि रूपल शो की सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थी और राधा कृष्णा पावरफुल पोजीशन पर था। 2015 तक आते आते रूमर्स इंडस्ट्री में फैलने लगी। एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट्स को भनक लग गई, लेकिन किसी ने पब्लिश नहीं किया। क्यों? क्योंकि सॉलिड प्रूफ नहीं था और रूपल उस वक्त बहुत पावरफुल पोजीशन पर थी। कोई उनके खिलाफ ओपनली लिखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन जहां धुआं होता है वहां आग जरूर होती है और ये आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रूपल की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था? क्या वो मैरिड थी उस समय? इंडस्ट्री में अलग अलग स्टोरीज थी। कुछ सोर्सेस कहते थे कि रूपल की एक पुरानी रिलेशनशिप थी जो टूट चुकी थी। कुछ कहते थे कि वो सिंगल थी, लेकिन कंफर्मेशन किसी को नहीं था क्योंकि रूपल अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं बोलती थी। राधा कृष्णा के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी पब्लिकली। वो कैमरे से दूर रहने वाले व्यक्ति थे, लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वो कहते थे बहुत डिसेंट आदमी है। लेकिन रूपल के चक्कर में फंस गए। सेट्स पर माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा था। यंग एक्टर्स को लगता था कि अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। रूपल को हर चीज में प्रेफरेंस मिल रही थी। बेस्ट टाइम स्लॉट्स, बेस्ट सीन्स, सबसे अच्छे डायलॉग्स। और ये सब किसकी वजह से? राधा कृष्णा की वजह से। एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने अनोनिमसली बताया शूटिंग शेड्यूल्स भी रूपल के अकॉर्डिंग बनते थे। अगर उसे कोई दिन ऑफ चाहिए तो मिल जाता, लेकिन बाकी एक्टर्स को नहीं मिलता। ये सब देखकर टीम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा था। और फिर हुआ वो जिसने सबको हिला दिया। एक एंटरटेनमेंट पोर्टल पर एक ब्लाइंड आइटम छपी। उसमें लिखा था एक पॉपुलर टीवी शो की लीडिंग एक्ट्रेस अपने शो के क्रिएटिव हेड के साथ जरूरत से ज्यादा क्लोज हो गई है। सेट्स पर दूसरे एक्टर्स परेशान है। प्रोडक्शन हाउस को पता है लेकिन चुप है। नाम नहीं लिया गया था, लेकिन पूरी इंडस्ट्री समझ गई कि बात किसकी हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग गेस करने लगे। रूपल का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा था। रूपल ने कभी इस पर रिएक्ट नहीं किया, ना कोई स्टेटमेंट दी, ना कोई क्लैरिफिकेशन, बस साइलेंट रही। और ये साइलेंस और ज्यादा शक पैदा कर रहा था। राधा कृष्णा भी साइलेंट थे, लेकिन उनका बिहेवियर बदल गया। वो कम दिखने लगे सेट्स पर। मीटिंग्स कम हो गई, जैसे डेलिबरेटली डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी थी। रूपल की लाइफ में और भी कंट्रोवर्सीज थी। पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड। रूपल की फैमिली लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि रूपल ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा। लेकिन कुछ चीजें सामने आई जो शॉकिंग थी। रिपोर्ट्स थी कि रूपल की अपनी यंगर सिस्टर के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था। राजकोट में फैमिली की कुछ प्रॉपर्टी थी। रूपल के सक्सेस के बाद उस प्रॉपर्टी को लेकर डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो गए। फैमिली के अंदर टेंशंस बढ़ गई। सिस्टर ने रिपोर्टेडली कहा था मुंबई जाकर बदल गई, पैसे आ गए तो रिश्ते भूल गई। लेकिन रूपल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, न कोई क्लैरिफिकेशन, न कोई डिफेंस। और फिर थे वो रूमर्स जो रूपल की फिजिकल अपीयरेंस को लेकर थे। 2016-17 के आसपास लोगों ने नोटिस किया कि रूपल का फेस थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, टाइटर, यंगर। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन फोटोज वायरल होने लगी, बिफोर एंड आफ्टर। प्लास्टिक सर्जरी की स्पेकुलेशंस होने लगी, बोटॉक्स, फिलर्स, फेसलिफ्ट, हर चीज की बात होने लगी। ट्रोल्स ने रूपल को बहुत टारगेट किया। नेचुरल ब्यूटी को क्यों बदला, फेक दिख रही है अब, ऐसे कमेंट्स आने लगे। रूपल ने फिर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। इंटरव्यूज में जब पूछा गया तो टाल दिया। मैं अपनी हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान देती हूँ, बाकी जो लोग सोचना चाहे सोचे, बस इतना कहा। लेकिन दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी कंट्रोवर्सी तो छोटी बात थी। इंडस्ट्री में एक और बड़ा कंट्रोवर्सी ब्रूइंग हो रहा था और वो था पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स। 2018 में एक बार रूपल ने शो से सडनली ब्रेक ले लिया। ऑफिशियली बताया गया कि हेल्थ इश्यूज है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कहानी और थी। प्रोड्यूसर्स के साथ पेमेंट को लेकर डिसएग्रीमेंट थी। रूपल चाहती थी सैलरी इंक्रीज, प्रोड्यूसर्स मानने को तैयार नहीं थे। 3 हफ्ते रूपल गायब रही। शो में उनका कैरेक्टर को टेम्पररी एग्जिट दिया गया, लेकिन फिर अचानक वो वापस आ गई। इंडस्ट्री सोर्सेज कहते हैं कि पैसे का मैटर सेटल हो गया, लेकिन ये पहली बार नहीं था। रूपल ने कई बार शो छोड़ने की धमकी दी थी और फिर वापस आ गई। ये पैटर्न रिपीट होता रहा। को एक्टर्स के साथ भी इश्यूज कंटिन्यू थे। मोहम्मद नाजिम के बाद नए एक्टर्स आए। विशाल सिंह आया जिगर के रोल में, उसके साथ भी रिपोर्टेडली तनाव था। सेट्स पर आर्ग्यूमेंट्स होती थी। एक जूनियर आर्टिस्ट ने बताया रूपल जी का टेम्परामेंट थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल था। कभी बहुत अच्छा बिहेव करती, कभी बहुत रूखा। जूनियर आर्टिस्ट से तो कभी कभी ठीक से बात भी नहीं करती थी। लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी था रूपल का डोमिनेटिंग नेचर। इंडस्ट्री में उनकी इमेज बन गई थी डिफिकल्ट टू वर्क विद। प्रोड्यूसर्स जानते थे कि रूपल के साथ काम करना इजी नहीं है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। डायरेक्टर्स को प्रॉब्लम होती थी। एक डायरेक्टर ने प्राइवेटली कहा रूपल हर सीन में अपना इनपुट देना चाहती थी। समटाइम्स वो सही होता था, समटाइम्स नहीं, लेकिन आर्ग्यू करना मुश्किल था क्योंकि उनका ईगो बहुत स्ट्रांग था। सोशल मीडिया पर भी रूपल
रूपल का बिहेवियर थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। फैंस के साथ कभी कभी आर्ग्यू कर लेती थी, नेगेटिव कमेंट्स का बुरा रिप्लाई देती थी, ब्लॉकिंग स्प्री चलती रहती थी। एक बार एक फैन ने पूछा, आप जिया मानिक से बात करती हैं? रूपल ने उसे ब्लॉक कर दिया और क्रिप्टिक पोस्ट डाली, सम क्वेश्चंस डोंट डिजर्व आंसर्स, प्राइवेसी समझो। और फिर थे वो को स्टार्स के साथ लिंक अप रूमर्स, यंगर मेल एक्टर्स के साथ। इंडस्ट्री में विस्पर्स थी कि रूपल को यंग एक्टर्स पसंद आते हैं, सेट्स पर उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रहती थी। लेकिन ये सब रूमर्स थी या रियलिटी, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। लेकिन जहां धुआं दिखाई देता है, लोग आग अज्यूम कर लेते हैं। 2019 तक आते आते रूपल की इमेज काफी कंट्रोवर्शियल बन चुकी थी। एक तरफ वो पॉपुलर थी, टीआरपीज उनकी वजह से आती थी, दूसरी तरफ इंडस्ट्री में उनके बारे में जो बातें कही जाती थी वो ठीक नहीं थी। टैलेंटेड है लेकिन एटीट्यूड प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल है लेकिन डोमिनेटिंग है, डेडिकेटेड है लेकिन डिफिकल्ट है। ऐसे मिक्स्ड रिव्यूज थे रूपल के बारे में। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी आना बाकी था, और वो ट्विस्ट था वो वायरल मोमेंट जिसने रूपल पटेल को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। लेकिन किस तरह का फेमस, ये सुनने के लिए बने रहिए। 2020 कोरोना पैंडेमिक का समय, पूरी दुनिया लॉकडाउन में, लोग घरों में बंद, और ऐसे में सोशल मीडिया पर एक चीज वायरल हो गई जिसने रूपल पटेल को एक नया इंट्रोडक्शन दिया। रसोड़े में कौन था? ये डायलॉग साथ निभाना साथिया का था, एक पुराना सीन जो काफी साल पहले टेलीकास्ट हुआ था। लेकिन 2020 में यशराज मुखाटे नाम के कंटेंट क्रिएटर ने इस सीन को एक रैप में कन्वर्ट कर दिया। रसोड़े में कौन था, मैं थी, तू थी, कौन था। ये डायलॉग म्यूजिक के साथ इतना कैची बन गया कि पूरा इंडिया गाने लगा। नहीं, सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया में वायरल हो गया। इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक इस मीम को शेयर कर रहे थे, हॉलीवुड में लोग बात कर रहे थे। रसोड़े में कौन था एक ग्लोबल फिनोमिनन बन गया। लेकिन रूपल के लिए ये कैसा फील था? इमेजिन करो, आपने 12 साल मेहनत की, सीरियस एक्टिंग की, इमोशनल सीन्स किए, और आखिर में लोग आपको एक फनी मीम की वजह से याद रख रहे हैं। इनिशियली रूपल कंफ्यूज थी, समझ नहीं आ रहा था कि ये अच्छी बात है या बुरी। इंटरव्यूज में उन्होंने कहा, मैं शॉक्ड थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सडनली मेरा फोन नहीं रुक रहा था, सबके मैसेजेस आ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे रूपल ने रियलाइज किया कि ये एक नया अपॉर्चुनिटी है। नई जनरेशन जो साथ निभाना साथिया नहीं देखती थी, वो भी अब रूपल पटेल को जानने लगी। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला। रूपल ने इस वायरल फेम को एम्ब्रेस किया, यशराज मुखाटे के साथ वीडियो बनाया, डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट किए, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई, मीम्स शेयर करने लगी अपने बारे में, ब्रांड कोलैबोरेशंस आने लगे। कंपनीज चाहती थी कि रूपल उनके प्रोडक्ट्स प्रमोट करे यूजिंग वही मीम। पेमेंट अच्छा मिल रहा था, फाइनेंशियली भी फायदा हुआ, लेकिन साथ ही एक दर्द भी था। रूपल ने इंटरव्यूज में कहा, मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मैंने इतना सीरियस काम किया और लोग मुझे सिर्फ एक मीम के लिए याद रखते हैं। कभी कभी लगता है कि मेरी पूरी एक्टिंग जर्नी को लोग भूल गए। ये एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस था। फेम तो मिल गई, रिकॉग्निशन तो मिल गई, लेकिन किस रूप में, एज एन एक्ट्रेस या एज अ मीम? सोशल मीडिया पर लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। कुछ लोग कहते, यार रूपल पटेल की एक्टिंग देखो, सिर्फ मीम नहीं, वो टैलेंटेड एक्ट्रेस है। और कुछ लोग बस जोक मारते। रसोड़े में कौन था भाई? रूपल के लिए ये दौर मिक्स्ड इमोशंस का था। एक तरफ खुशी थी कि रेलेवेंस बनी रही, दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन थी कि असली टैलेंट को प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा। लेकिन दोस्तों, मीम कल्चर के बीच रूपल की असली लाइफ में क्या चल रहा था? प्रोफेशनली, पर्सनली, फाइनेंशियली क्या था उनका हाल? 2020 के बाद रूपल पटेल का क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 2020 से लेकर 2025 तक पिछले 5 साल रूपल के लिए काफी चेंजेस लेके आए। साथ निभाना साथिया 2017 में बंद हो गया था। 10 साल चला था शो, और उसके बाद रूपल के करियर में थोड़ा लल आ गया। नए शोज में ऑफर्स तो आते थे, लेकिन वही टिपिकल मदर इन लॉ रोल्स। रूपल अब वो रोल्स नहीं करना चाहती थी। 2021 में साथ निभाना साथिया 2 आया, सीक्वल। रूपल फिर से कोकिलाबेन बनी। नॉस्टैल्जिया था, एक्साइटमेंट थी, लेकिन शो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना पहला पार्ट था। ऑडियंस का टेस्ट बदल गया था। यंग ऑडियंस को वो टिपिकल सास बहू ड्रामा पसंद नहीं आ रहा था। कुछ महीने चला और बंद हो गया। रूपल के लिए ये एक सेटबैक था। 40 की उम्र में टीवी इंडस्ट्री में रेलेवेंट बने रहना मुश्किल होता है, स्पेशली विमेन के लिए। लेकिन रूपल ने हार नहीं मानी। वो डिजिटल कंटेंट की तरफ मूव की, वेब सीरीज में रोल्स एक्सप्लोर करने लगी। 2023 में कुछ ओटीटी प्रोजेक्ट्स में दिखी। छोटे रोल्स थे, लेकिन अलग जॉनर के, क्राइम थ्रिलर में, ड्रामा में। रियलिटी शोज में भी अपीयरेंसेस दिए। बिग बॉस में नहीं गई, ऑल्दो ऑफर्स आए थे, लेकिन कॉमेडी नाइट्स टाइप शोज में गेस्ट बनकर गई। अपने ऊपर जोक सुनने लगी। रसोड़े में कौन था पर हंसने लगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन था। रूपल समझ गई थी कि अगर रेलेवेंट बनना है तो खुद पर हंसना सीखना पड़ेगा। सेल्फ डिप्रिकेटिंग ह्यूमर अडेप्ट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग की। इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्ट्स, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, पर्सनल लाइफ की ग्लिम्सेस, लेकिन फिर भी उतना नहीं कि सब कुछ रिवील हो जाए। प्राइवेसी मेंटेन की। फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो रूपल ठीक थी। 10 साल साथ निभाना साथिया में काम करके अच्छा पैसा कमा लिया था। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स की थी। मुंबई में एक अच्छा अपार्टमेंट था। राजकोट में भी प्रॉपर्टी थी, लेकिन वो लग्जरी लाइफ नहीं जीती थी जैसे बाकी टीवी स्टार्स जीते हैं। रूपल हमेशा थोड़ी
ग्राउंडेड रही, फैंसी कार्स नहीं, डिजाइनर क्लोथ्स हर वक्त नहीं, सिंपल लाइफस्टाइल प्रेफर करती थी। करंट रिलेशनशिप्स की बात करें तो रूपल सिंगल थी, या कम से कम पब्लिकली सिंगल। कोई बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, पार्टनर किसी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और रूपल ने कभी भी अपनी रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में खुलकर बात नहीं की। फैमिली के साथ इक्वेशन थोड़ा ठीक हो गया था, सिस्टर के साथ जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था वो सेटल हो गया था। अब ओकेशनल विजिट्स होती थी राजकोट, पेरेंट्स बूढ़े हो गए थे, रूपल उनका ख्याल रखती थी फाइनेंशियली। इंडस्ट्री में रूपल की इमेज थोड़ी सॉफ्टर हो गई थी। जो कंट्रोवर्शियल टैग था वो धीरे धीरे फेड होने लगा। नई जनरेशन के एक्टर्स रूपल को रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि चाहे जो भी हो, रूपल ने इस इंडस्ट्री में अपनी जगह खुद बनाई थी। यंगर एक्टर्स को कभी कभी एडवाइस देती, वर्कशॉप्स कंडक्ट करती, एक्टिंग क्लासेस लेती। ये उनका नया पैशन बन गया था, नए टैलेंट को गाइड करना। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, क्या रूपल सेटिस्फाइड थी अपनी लाइफ से? क्या वो खुश थी, या फिर कुछ अनफुलफिल्ड ड्रीम्स अभी भी थे? इंटरव्यूज में जब पूछा गया, रूपल ने कहा, मैं कंटेंट हूँ, मुझे जो मिलना था मिल गया, फेम, पैसा, रिस्पेक्ट। लेकिन हाँ, कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो मैं डिफरेंटली करती अगर मुझे मौका मिलता। क्या थे वो रिग्रेट्स? क्या थी वो चीजें जो रूपल चेंज करना चाहती? पर्सनल लाइफ में कोई पार्टनर ना होना, क्या वो रिग्रेट था? प्रोफेशनल लाइफ में सिर्फ एक कैरेक्टर के लिए याद रखी जाना, क्या वो रिग्रेट था? और सबसे बड़ी बात, वो सारी कंट्रोवर्सीज, वो सारे एलिगेशंस, वो सारी रूमर्स, क्या उनमें सच क्या था? क्या रूपल सच में वैसी थी जैसे इंडस्ट्री में कहा जाता था, या फिर वो सिर्फ मिसअंडरस्टूड थी? चलिए देखते हैं रूपल की कहानी का दूसरा पहलू। दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब तक हमने सुनी वो बातें जो कंट्रोवर्सीज थी, जो एलिगेशंस थे, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि रूपल का साइड क्या है? टीवी इंडस्ट्री बहुत ब्रूटल है, स्पेशली वुमेन के लिए, और उससे भी ज्यादा ब्रूटल है मिडिल एज्ड वुमेन के लिए। जब आप यंग एक्ट्रेस हो तो सब कुछ माफ है, लेकिन जब आप 40 की हो तो हर चीज जज होती है। रूपल के कुछ क्लोज फ्रेंड्स और कोवर्कर्स ने जो बातें बताई वो आई ओपनिंग थी। भाविनी पुरोहित, जो साथ निभाना साथिया में रूपल की ऑन स्क्रीन बहू थी, उसने एक इंटरव्यू में कहा, रूपल की बहुत हेल्पफुल थी, न्यू कमर्स को गाइड करती थी। हाँ, वो स्ट्रिक्ट थी, डिसिप्लिन थी, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म थी। लोग इसे नेगेटिविटी समझ लेते थे। विशाल सिंह ने भी डिफेंड किया, सेट्स पर रूपल जी सबसे डेडिकेटेड थी, वो हमेशा टाइम पर आती थी, लाइंस प्रिपेयर्ड रहती थी, लेकिन जब बाकी लोग लेट आते या अनप्रिपेयर्ड होते तो वो बोलती थी और फिर उन्हें रूड बोल दिया जाता। एक जूनियर आर्टिस्ट ने अनोनिमसली कहा, रूपल मैम के साथ प्रॉब्लम ये थी कि वो स्पीक अप करती थी। इंडस्ट्री में औरतों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो चुप रहें, एडजस्ट करें, लेकिन रूपल मैम नहीं करती थी, वो अपनी बात रखती थी, और यही लोगों को प्रॉब्लम थी। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। क्या रूपल डिफिकल्ट थी, या फिर इंडस्ट्री को एक असर्टिव वुमन हैंडल करना नहीं आता था? सोचो, अगर यही बिहेवियर कोई मेल एक्टर का होता तो क्या उसे डिफिकल्ट कहा जाता, या परफेक्शनिस्ट कहा जाता, डेडिकेटेड कहा जाता? जेंडर बायस का एंगल यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। विमेन, स्पेशली टीवी इंडस्ट्री में, को एक सर्टेन मोल्ड में फिट होना होता है, स्वीट, अकोमोडेटिंग, नॉन थ्रेटनिंग। जब कोई उस मोल्ड से बाहर निकले तो वो डिफिकल्ट बन जाती है। राधा कृष्णन दत्त अफेयर का मैटर ले लो, क्या सच में अफेयर था, या दो प्रोफेशनल्स का क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप था जिसे लोगों ने कुछ और बना दिया? एक प्रोडक्शन पर्सन ने कहा, रूपल और राधा सर का बहुत अच्छा क्रिएटिव पार्टनरशिप था, वो घंटों स्क्रिप्ट पर डिस्कस करते थे क्योंकि दोनों परफेक्शनिस्ट थे, लेकिन लोगों को लगा कि कुछ और चल रहा है। और अगर कुछ था भी तो क्या? रूपल अडल्ट थी, उसकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन इंडस्ट्री और मीडिया ने उसे इतना ब्लो अप कर दिया कि वो मेजर कंट्रोवर्सी बन गई। जिया मैनेक कंट्रोवर्सी को भी देखो, जिया ने खुद कभी पब्लिकली रूपल को ब्लेम नहीं किया। हाँ, उसने कहा कि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, लेकिन स्पेसिफिकली रूपल को पॉइंट आउट नहीं किया। लेकिन मीडिया ने और लोगों ने अज्यूम कर लिया कि रूपल ही प्रॉब्लम थी। एक शो इनसाइडर ने रिवील किया, जिया और रूपल के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस थे, ये सच है, लेकिन ये दोनों की गलती थी, सिर्फ रूपल की नहीं। जिया भी यंग और स्टबन थी, लेकिन सारा ब्लेम रूपल पर आ गया क्योंकि वो सीनियर थी। प्लास्टिक सर्जरी एलिगेशंस का भी यही हाल है। रूपल ने कभी पब्लिकली एडमिट नहीं किया, लेकिन क्या उन्हें करने का राइट नहीं था? हर बॉडी, हर चॉइस, लेकिन लोगों को प्रॉब्लम थी। नेचुरल ब्यूटी को क्यों बदला, जैसे ब्यूटी पर किसी और का कॉपीराइट हो। और पेमेंट डिस्प्यूट्स, दोस्तों, हर एक्टर अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग पेमेंट मांगता है। मेल एक्टर्स करते हैं, कोई नहीं बोलता, लेकिन जब रूपल ने किया तो डिफिकल्ट बन गई। मेंटल हेल्थ का एंगल भी कंसिडर करो। इमेजिन करो, आप 30 साल स्ट्रगल करते हो, फाइनली सक्सेस मिलती है, लेकिन साथ में आती है इतनी नेगेटिविटी, इतनी जजमेंट, इतनी ट्रोलिंग। ये किसी को भी अफेक्ट करेगा। रूपल ने कभी पब्लिकली मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं की, लेकिन क्लोज सोर्सेस कहते हैं कि उन्होंने थेरेपी ली थी, डिप्रेशन के फेजेस गुजरे थे, एंजाइटी अटैक्स होते थे।
कांस्टेंट स्क्रूटनी, कांस्टेंट जजमेंट, ये बहुत हैवी होता है। एक क्लोज फ्रेंड ने बताया, रूपल बाहर से स्ट्रांग दिखती थी, लेकिन अंदर से वो भी वल्नरेबल थी, लेकिन वो नहीं दिखा सकती थी ये वीकनेस। फैमिली डिस्प्यूट्स का मैटर भी उतना सिंपल नहीं था जितना दिखता था। प्रॉपर्टी इश्यूज हर फैमिली में होते हैं, लेकिन रूपल की फेम की वजह से ये पब्लिक हो गया और फिर मीडिया ने मसाला लगा दिया। सिस्टर के साथ अब रिलेशन नॉर्मल है, उन्होंने प्राइवेटली सब सॉर्ट कर लिया, लेकिन जो डैमेज मीडिया कवरेज से हुआ वो परमानेंटली रह गया। चैरिटी वर्क की बात करें तो रूपल क्वाइटली बहुत कुछ करती थी। एजुकेशन के लिए फंड्स देती थी, अंडर प्रिविलेज बच्चों की पढ़ाई स्पॉन्सर करती थी, लेकिन इसके बारे में कभी पब्लिसिटी नहीं की क्योंकि ये जेन्युइन था, दिखावा नहीं। रूपल मैम बहुत जेनरस है, एक एनजीओ वर्कर ने बताया, लेकिन वो चाहती है कि ये प्राइवेट रहे। उन्हें लगता है कि अच्छे काम का प्रचार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, असली रूपल पटेल कौन है? एक डिफिकल्ट कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस या एक मिसअंडरस्टूड जज्ड वुमन जो बस अपनी बात रखना जानती थी? शायद दोनों, शायद बीच में कहीं, क्योंकि हर इंसान कॉम्प्लेक्स होता है, न पूरा अच्छा न पूरा बुरा। रूपल पटेल भी इंसान है, टैलेंटेड भी, फ्लॉड भी, स्ट्रॉन्ग भी, वल्नरेबल भी, प्रोफेशनल भी, इमोशनल भी। और शायद यही सच है कि इंडस्ट्री ने, मीडिया ने और हमने भी रूपल को एक स्टीरियोटाइप में फिट करने की कोशिश की, लेकिन वो फिट नहीं हुई क्योंकि वो उससे बड़ी थी। तो अगली बार जब कोई कहे रूपल पटेल डिफिकल्ट है, तो सोचना, डिफिकल्ट है या बस अलग है, डिफिकल्ट है या बस अपनी बात रखती है। चलिए अब समेटते हैं ये पूरी कहानी। तो दोस्तों, ये थी रूपल पटेल की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है गोपी बहू अब किसी भी टीवी सीरियल में क्यों नहीं दिखाई देती है? वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, जानना है तो क्लिक करके जरूर देखें।